हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मृदा संसाधन की। हमारा टॉपिक था मृदा संसाधन। इसमें हमने इसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा, मृदा परिच्छेदिका पढ़ा जिसके अंदर हमने संस्तरों की बात की है। वो संस्तर जो जैविक संस्तर में आता है, खनिज संस्तर में जिसमें ए बी सी संस्तर आते हैं, और जो मूल पदार्थ होता है, मूल चट्टानों का शैल का पदार्थ होता है, वो आर संस्तर में आता है। ये हमने चर्चाएं की है। संस्तरों के बाद में हमने कल देखा इसका मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार की मिट्टियाँ ली थी। आज इसकी डिटेल में चर्चाएं करने जा रहे हैं हम, जिसमें हमने कल 3 प्रकार की मिट्टियाँ ली थी। एक तो ली हमने कटिबंधीय मृदा, एक तो कौन सी ली थी, कटिबंधीय मृदा। एक ली हमने अंतः कटिबंधीय मृदा, अंतः कटिबंधीय मृदा, और एक ली हमने अपार्श्विक मृदा। ठीक है, इस प्रकार की मृदाओं का हमने जिक्र किया, जिसमें हमने कटिबंधीय प्रकार की मृदा है, इसके बारे में हमने यहाँ पे इसके 3 भाग किए थे। इसके हमने 3 भाग किए थे। एक तो क्या था, पेडोकोल। एक किया हमने पेडाल्फर, और एक हमने किया टुंड्रा प्रकार की मृदा। ठीक है, एक कौन सा किया, टुंड्रा प्रकार की मृदा। पेडोकोल है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो छोटे घास वाली, और एक हमने यहाँ पे बांटा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, इसमें हमने 3 भाग बांटे थे। एक तो चरनोजम है, एक यहाँ पर स्टेप्स है, और एक थी भूरी मृदा। ठीक है, यहाँ पे हमने पेडाल्फर को भी हमने 2 भागों में बांटा। एक भाग तो किया इसका लंबी घास वाली, और एक किया था यहाँ पे वन क्षेत्र की मृदा। यहाँ पर हमने चर्चाएं की है प्रेरीज की। प्रेरीज मृदा है, ये उपोष्ण लाल व पीली मृदा की बात की, और हमने यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय लाल मृदा की बात की। और बात की हमने आइजोलिक और लेटोजोलिक। वन क्षेत्र में भी हमने 3 प्रकार की मृदा की चर्चा की। एक तो यहाँ पे इस भाग में पेडोजोल बात की, पेडोजोल, और पेडाजोलिक, और हमने चर्चा की लेटेराइट। ठीक है, यहाँ पे हमने अंतःकटिबंधीय में 2 प्रकार की, एक तो उपजाऊ मृदा और एक की हमने अनउपजाऊ। यहाँ पर हमने 2 प्रकार की मृदा थी, एक तो रेडजिना थी और एक रेगुड़ थी। यहाँ पर 2 मृदा थी, एक तो लवणीय थी और एक पीट मृदा थी। ये वापस रिपीट करवा रहा हूँ, कल करवा दिया था लेकिन आपने कभी पढ़ा है तो याद नहीं किया होगा, ऐसे ही इस वीडियो को देख के छोड़ दिया, इसलिए वापस रिपीट करवा रहा हूँ इन मृदाओं को। यहाँ पे अपार्श्विक मृदा है, यहाँ पे हमने जलोढ़ मृदा की बात की, यहाँ पे हमने हिमानी मृदा की बात की, यहाँ पे हमने सागरीय मृदा की बात की, यहाँ पर लोएस मृदा की बात की, यहाँ पर हमने पर्वतीय मृदा की बात की। इन क्षेत्रों में हमने इतने प्रकार की मृदाओं को पढ़ा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेके चलेंगे कटिबंधीय प्रकार की जो मृदा है उसको। जो कटिबंधीय प्रकार की मृदा है उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो मृदा कौन सी है, पेडोकोल मृदा है। कौन सी मृदा है यहाँ पे,
पेडोकोल। पेडोकोल में दो तत्वों की प्रधानता अधिक होती है, एक तो होती है सिलिकॉन, एक होती है कैल्शियम। इस मृदा में यहाँ पे दो प्रकार के तत्वों की प्रधानता होती है, एक तो यहाँ पे होता है सिलिका की मात्रा अधिक और एक होता है यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक। ठीक है, इन सबको हम पढ़ें। यहाँ पर पेडोकोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो यहाँ पर जैसे इसमें प्रधान तत्व किसकी है, सिलिकॉन और कैल्शियम, अधिक मात्रा किसकी है, कैल्शियम की है, अधिक मात्रा होती है इसमें कैल्शियम की। ठीक है, यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पेड प्लस कर। इसका जो सामान्य अर्थ होता है, पेड का मतलब होता है मृदा और इसका मतलब होता है कैल्शियम। अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बनी है। पहला जो है पेड, इसका तो अर्थ क्या होता है मृदा, और सेल का मतलब होता है कैल्शियम। यानी पेडोकोल जो होता है, पेडोकोल इसका जो सामान्य अर्थ होता है मृदा, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसका जो मुख्य क्षेत्र है या मुख्य रूप से इसको देखें तो ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर शुष्क प्रकार की और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है। शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की जहाँ पर जलवायु है, जहाँ होती है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण पाया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी का, यहाँ पर पेडोकोल प्रकार की मिट्टी का, जहाँ पर छोटे घास वाले क्षेत्रों की मृदाओं में हम चरनोजम को ले सकते हैं छोटे घास वाले रूप में, और भूरी मृदा को ले सकते हैं। और यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों में यहाँ पर अर्धशुष्क में तो कौन सी है, चरनोजम, और शुष्क में कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा। इन दोनों के मध्य में जो मिट्टी का निर्माण होता है वो भूरी और स्टेप्स का होता है। भूरी और स्टेपी प्रकार की जो मृदा होती है, स्टेप्स प्रकार की, इनकी चर्चाएं करते हैं। स्टेपी घास के जो मैदान है वो कहाँ पर है, यूरोप और एशिया में। हमने घास की चर्चाएं की है, लास्ट ईयर में हमने घास की चर्चाएं की जिसमें प्रेरीज है। प्रेरीज घास का जो मैदान है वो तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पर स्टेपी की बात करें, स्टेपी घास का जो मैदान है वो मैदान कहाँ पर है, यूरोप और एशिया में। ठीक है, यहाँ पर आल्प्स की बात करें या पंपास की बात करें, पंपास ये यहाँ पर अर्जेंटीना में है। ठीक है, डाउन्स की बात करें, डाउन्स तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टियों की, प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, इस मिट्टी की भी हम चर्चाएं करेंगे। अंतःकटिबंधीय प्रकार की जो मिट्टी होती है, जो कटिबंधों के आंतरिक भागों में जो कटिबंध है, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है, तो यहाँ पर अगर प्रेरीज घास का मैदान करेंगे तो वो अंतःकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये शुष्क और अर्धशुष्क के मध्य भाग में कौन सी मिट्टी होती है, भूरी और स्टेप्स होती है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात होगी पेडोकोल की। आपको कितनी बातें याद रखनी है इसके अंदर, इसमें सिलिका और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसमें दो शब्दों से मिलकर पेड और कोल, यानी पेड का मतलब मृदा और इसका मतलब कैल्शियम होता है। ठीक है, ये शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जो जलवायु होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है, जो कि शुष्क और अर्धशुष्क में चरनोजम और जो मरुस्थलीय मिट्टी इसके मध्य वाले क्षेत्रों में यहाँ पर भूरी और स्टेप्स प्रकार की यहाँ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं पेडाल्फर की। कटिबंधीय मृदा है ये भी। कटिबंधीय प्रकार की मृदा में दूसरी मृदा कौन सी है, पेडाल्फर। पेडाल्फर जो मृदा है, दूसरी मृदा कौन सी है, पेडाल्फर। ये 3 अक्षरों से मिलकर के बनती है। 3 अक्षर हैं अंग्रेजी के, 3 अक्षर समूहों में से मिलकर बनती है, समूहों से मिलकर के बनती है। एक तो बनती है पेड है ना, पेड। ठीक है, दूसरा जो अक्षर है इसमें AL, पेडाल्फर यानी FE। यहाँ पर इन 3 अक्षरों से मिलकर के बनती है, जिसका सामान्य अर्थ होता है, पेड का मतलब होता है मृदा। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ। AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, और FE का मतलब होता है यहाँ पे लोहांस।
इस 3 प्रकार की मृदाओं का यहाँ पर निर्माण होता है। इस तत्व को निर्माण होता है इस प्रकार की मृदा में। कौन सी मृदा में? पेडाल्फर में। पेडाल्फर में कौन से तत्व होते हैं? इस मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहांस, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा इनकी होती है, अधिक मात्रा। यानी कि पेडाकोल में तो अधिक मात्रा किसकी थी? कैल्शियम की। और इसमें अधिक मात्रा किसकी है? एल्यूमिनियम और लोहांस की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। अधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहीं पे इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है इस मिट्टी को। ठीक है, इस मिट्टी में निक्षालन की जो क्रिया होती है वो अधिक होती है। इसमें जो घुलनशील पदार्थ होते हैं इस मिट्टी में निक्षालन का क्या मतलब होता है? निक्षालन लीचिंग प्रोसेस क्या होती है? ये निक्षालन क्रिया जो होती है वो होती है लीचिंग प्रोसेस क्या होती है कि ऊपरी भाग में, धरातल के ऊपरी भाग में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो जल के साथ घुल करके नीचे चले जाते हैं, यानी उनका अपवाहन हो जाता है, जिसके कारण उस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की क्रिया होगी? निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, यहाँ पर लीचिंग क्रिया के कारण इस मिट्टी में यहाँ पर ये तत्व रह जाते हैं, बाकी घुले हुए जीवाणु जो होते हैं वो घुल करके नीचे चले जाते हैं। ये तत्व जो धातु के होते हैं, लोहा और एल्यूमिनियम वाले तत्व जो धातु के होते हैं वो घुल करके नीचे नहीं जा पाते, जिसके कारण यहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी में लोहांस के लोह तत्व ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें ऑक्साइड मिलने के कारण उस मिट्टी में जो लोहे के जो कण होते हैं उनमें जंग लगने के कारण उस मिट्टी का रंग लाल जैसा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय लाल पीली मिट्टी और उष्ण कटिबंधीय लाल मिट्टी का निर्माण देखा जा सकता है। पेडाल्फर की चर्चा करें तो पेडाल्फर में हमने 2 तरीके की, एक तो लंबी घास वाली मृदा की चर्चा की और एक वन क्षेत्र की मृदा की बात की। तो लंबी घास वाले क्षेत्र में जो आइजोलिक लेटोजोलिक जो मृदा है और प्रेरी जो मृदा है और उपोष्ण उच्च जो लाल और पीली मृदा है उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय लाल मृदा है, उस लाल रंग होने का कारण क्या है कि उसमें लोहांस की मात्रा ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम और लोहांस दोनों सामूहिक रूप में मिलते हैं तो वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखना, जहाँ पर ये दोनों प्रकार की मृदा के जो तत्व हैं ये धातु के एल्यूमिनियम भी और लोहांस जहाँ सम्मिलित रूप में मिलते हैं अपने को, वहाँ तो होता है लेटेराइट मृदा का निर्माण। किस मृदा का निर्माण होता है? लेटेराइट का। ठीक है, अकेले अगर लोहांस की मात्रा ही मिले, वहाँ उस धातु की मात्रा ही मिले लोहांस वाले उस मिट्टी में, तो वहाँ पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी यहाँ पर बनती है। अगर इसमें केवल एल्यूमिनियम के तत्व ही मिलते हैं तो वहाँ पर बॉक्साइट का निर्माण होता है, जो कि एल्यूमिनियम बनाने का कच्चा पदार्थ होता है। बॉक्साइट यानी इसका कच्चा पदार्थ, एल्यूमिनियम का कच्चा पदार्थ होता है, उसको बॉक्साइट बोला जाता है। अगर एल्यूमिनियम केवल ही वहाँ पर मिले तो वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा या बॉक्साइट के तत्वों की प्रधानता होगी। ठीक है, तो अगर दोनों मिले तो वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जो मिट्टियाँ हैं इसमें जो लाल और पीली मिट्टी है उसमें लोहांस की मात्रा अधिक होने के कारण ही यहाँ पर इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने वन क्षेत्र की मृदा की चर्चा की, जिसमें पोर्टजोल की चर्चा की, पोर्टजोलिक की चर्चा की और लेटेराइट की चर्चा की है। जो लेटेराइट मृदा है उस जिसमें लोहांस की मात्रा, इसके अंदर 2 विशेषताएं, एक तो यहाँ पे उष्णतम होना और एक आर्द्र का होना, यानी यहाँ की जो दशा है, यहाँ की जलवायु उष्णाद्र होनी चाहिए, जिस कारण यहाँ पर इस लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा तापमान होगा, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा के कारण वहाँ के घुलनशील पदार्थ होते हैं वो निकल करके दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद में एल्यूमिनियम और लोहे के जो अघुलनशील पदार्थ हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अधिक वर्षा होगी, तापमान ज़्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ की कंडीशन उष्णाद्र प्रकार की बन जाएगी, यानी वो क्षेत्र दलदली क्षेत्र बन जाएगा जिसमें धातु के अंश रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम और लोहांस दोनों सामूहिक रूप में मिलेंगे तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्णाद्र होनी चाहिए। उष्ण का मतलब तापमान भी अधिक होना चाहिए, आर्द्र का मतलब वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। तो वहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पर पोर्टजोल की बात करें तो पोर्टजोल जो मिट्टी है वो मिट्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कि पोर्टजोल ये मिट्टी हमें अलास्का में और
कनाडा और उत्तरी एशिया में, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? इन 3 क्षेत्रों में। पोर्टजोल जो मिट्टी है वो अलास्का, कनाडा, उत्तरी एशिया वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल सकती है। जबकि पोर्टजोलिक जो मिट्टी है, कौन सी? पोर्टजोलिक, ये मिट्टी हमें इस क्षेत्र पोर्टजोल वाले के दक्षिण भाग में, इसके दक्षिण भाग में हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो यहाँ पर इस मानचित्र में यहाँ पर देखेंगे तो ये एशिया और यूरोप वाला पार्ट है इस क्षेत्र में, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, ये वाला उत्तरी अमेरिका है। तो इसका ये अलास्का वाला क्षेत्र है, ये तो अलास्का वाला क्षेत्र है, ये कनाडा वाला भाग है, ये अपने एशिया का उत्तरी भाग है। इस क्षेत्र में तो कौन सी पाई जाती है? इस क्षेत्रों में तो पाई जाती है पोर्टजोल प्रकार की मिट्टी। जबकि इसके दक्षिणी भाग हैं ये वाले क्षेत्र, इस दक्षिणी भाग में पोर्टजोलिक प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और तापमान भी अधिक होना चाहिए, जिसके लिए तापमान कहाँ पर होता है? अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र होना चाहिए और ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए, तो उस क्षेत्रों में उस लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई पेडाल्फर की। इसके बाद हम बात करते हैं टुंड्रा मृदा की। तीसरी मृदा कौन सी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या कटिबंधीय क्षेत्र की मृदा की बात करें तो यहाँ पे तीसरे क्रम में जो मृदा है उस मृदा का नाम है यहाँ पे टुंड्रा। एक बात ध्यान में रख लेना, जो ये क्षेत्र हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि विश्व के मानचित्र में हम बात करेंगे तो यहाँ विश्व के मानचित्र में यहाँ पर देखें तो टुंड्रा टेंगा प्रकार की जो क्षेत्र हैं, इस टुंड्रा और टेंगा प्रकार के क्षेत्रों की हम चर्चाएं बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पर इसको आप समझने की कोशिश करना कि विश्व में टेंगा और टुंड्रा जो क्षेत्र हैं वो ओनली उत्तरी गोलार्ध में ही है। दक्षिणी गोलार्ध में टेंगा टुंड्रा नहीं पाए जाते। ध्रुवीय क्षेत्र तो पाए जाते हैं, जबकि टेंगा टुंड्रा जो प्रदेश हैं वो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। वो उन अक्षांशों में पाए जाते हैं जहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र हो, यहाँ उन अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं अक्षांशों पर उन अक्षांश हैं, लेकिन यहाँ पर जल की स्थिति ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे टेंगा और टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, या टेंगा टुंड्रा प्रकार के प्रदेशों की हम यहाँ पे स्थिति नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल अधिक है। यहाँ पे स्थलीय भाग होने के कारण यहाँ पर टेंगा प्रकार की जो प्रदेश है और इसके ऊपर जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रकार का है। यहाँ केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता। इसके ऊपर यहाँ पर ये क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, यानी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे, इसको टेंगा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंगा। टेंगा के ऊपर वाला जो बेल्ट होता है इसको टुंड्रा बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र है इसको ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ टुंड्रा में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, केवल साल में 30 से 40 दिन यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है। उसमें एक छोटी छोटी वनस्पति उगती है जिसको हम लाइकेन या लिचेन बोलते क्या बोलते हैं? लाइकेन या लिचेन। ठीक है, तो यहाँ पे टुंड्रा जो मृदा है, इस मृदा की हम चर्चा कर रहे हैं। ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है? शीत प्रदेशों की मृदा है, यानी जो ठंडे क्षेत्रों की मृदा है उसको हम टुंड्रा मृदा बोलते हैं, जो कि कम विकसित मृदा होती है। विकसित होती कहाँ से है? क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ जम जाती है, इसलिए उसको विकसित होने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए ये मृदा विकसित नहीं हो पाती। विकसित यानी कि बड़े कण है तो बड़े कणों में ही रह जाती है। छोटे कणों में कब होती है? जब उसमें रगड़ होता है, लेकिन वहाँ तो ऊपर बर्फ़ की परत बिछ जाती है, जिसके कारण उसका विकसित होना नामुमकिन है। यहाँ पर इस मृदा की बात करें तो ये अनुपजाऊ मृदा होती है। अनुपजाऊ अपने आप ही होगी क्योंकि ऊपर बर्फ़ की परत जमी होती है। कैसी है ये? अनुपजाऊ, जीवाणुओं रहित मृदा होती है। ठीक है,
यहाँ पर अविकसित यानी अविकसित प्रकार की मृदा। ये 3 विशेषताएं इसकी ध्यान में रखना। और होती कहाँ पर है? शीत प्रदेशों में, शीत प्रदेशों की मिट्टी है, प्रदेशों में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बातों को आप ध्यान में रखना कि टुंड्रा इतने ही प्रकार की विशेषताएं रखती है, जो अविकसित होती है, अनुपजाऊ होती है और जीवाणु रहित होती है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अंतःकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी की। ये तो कौन सी हो गई? कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी। अंतःकटिबंधीय जो प्रकार की मिट्टी होती है, अंतःकटिबंधीय मृदा, अतः कटिबंधीय जो होती है, कटिबंधों के मध्य, कटिबंध किसको कहते हैं? 2 अक्षांश के वाले क्षेत्रों को। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र होते हैं, इसको कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। और जो देशांतरों के बीच, 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे गोर। क्या बोलते हैं? गोर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखा गया। जैसे हम अक्षांश पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी के कक्षा तल पर समान कोणों के मान को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसको हम अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। जैसे ये 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ग्लोब में, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब में हम ये 0 डिग्री रेखा मान ली। ठीक है, यहाँ पर ये रेखा और मानी हमने, ये वाली रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, ये रेखा। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश। जो कि कक्षा तल के सहारे, पृथ्वी में 2 होते हैं, एक तो अक्ष और एक अक्ष। ये तो होता है इसका अक्ष और ये होता है इसका कक्ष। लिखने को ही साफ साफ नजर आ रहा है। देख लो कि ए इस लाइन पे लिखा जा रहा है, पृथ्वी के इस लाइन पे ए लिखा जा रहा है ना, यहाँ पे इसके नीचे क लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका अक्ष है और ये इसका कक्ष है। तो पृथ्वी का जो ये कक्ष है, ये कक्षा का तल है ये, इसके ऊपर समान कोण यानी 1 डिग्री का कोण, यहाँ 1 डिग्री का कोण, इनको सामान्य रूप से, काल्पनिक रूप से इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम अक्षांश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे 90 डिग्री तक, जब लास्ट पॉइंट आता है वहाँ तक अक्षांश बढ़ते हैं, और दक्षिण में भी 90 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ पर 2 अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, 2 अक्षांशों के मध्य भाग को यहाँ पे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और कटिबंध जो कहते हैं वो हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो कर्क रेखा तक, और एक यहाँ पे आर्कटिक रेखा तक। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री तक है, ये वाली 23.5 डिग्री तक है नॉर्थ में, और साउथ में भी इतनी है। तो 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 पे क्या है? मकर। इस रेखा के मध्य का जो कटिबंध है, इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में। इसके मध्य वाले क्षेत्र को कर्क से आर्कटिक तक और यहाँ मकर से अंटार्कटिक रेखा तक, ये जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध का होता है। इसके ऊपर वाला क्षेत्र है ये वाला, इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीत कटिबंध। ये उष्ण, शीतोष्ण और शीत, इन कटिबंधों, कटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षांशों के बीच का भाग होता है, क्योंकि ये अक्षांशों के मध्य वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको तो ऐसे बोल देते हैं। और जो देशांतर होते हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं ऐसे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, उनको हम देशांतर बोलते हैं। 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र हम गोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःकटिबंधीय, यानी कटिबंध के मध्य वाले जो भाग हैं वहाँ पर अंतःकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। यानी इसमें 2 प्रकार की मिट्टियाँ हमने ली थी। एक तो ली हमने यहाँ पर उपजाऊपन लिए हुए मिट्टी, एक ली हमने अनउपजाऊ मिट्टी, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में ही बनती है। ये अंतःकटिबंधीय जो मृदा है वो विशेष परिस्थिति में ही बनती है, विशेष परिस्थिति में इसका निर्माण। इसमें ना तो कोई वनस्पति का हाथ होता है और ना ही किसी जलवायु का हाथ होता है, या ना तो इसमें किसका हाथ होता है? न तो जलवायु के कारण बनती है
और न ही वनस्पति के कारण। जबकि इसमें ये बनती है कोई अन्य जो तत्व होते हैं उनसे निर्माण होता है। इस पे जलवायु और वनस्पति का कोई हाथ नहीं होता, ये अन्य ही कोई तीसरा कारक आकर के इस मिट्टी का निर्माण करता है। यहाँ पर विशेष जलवायु प्रदेशों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण ये जलवायु तो इस पर कोई असर नहीं करती, उसका नियंत्रण से बाहर ये क्षेत्र हो जाता है। और इसमें जो कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण, इस जो कटिबंध में जैसे यहाँ पे मान लो कि इस क्षेत्र में बिखरी हुई है, उत्तरी अमेरिका के कटिबंधों में बिखरी हुई है, कहीं अपने भारत वाले क्षेत्रों में बिखरी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी है वो कटिबंधों से बाहर बिखरी हुए क्षेत्र में होने के कारण इसको अंतः कटिबंध कहा जाता है। यानी कि जलवायु प्रदेश है उसके नियंत्रण से भी बाहर होती है और कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरे हुए रूप में, छोटे छोटे रूपों में होने के कारण इसको अंतः कटिबंधीय मृदा का निर्माण कह सकते हैं। इसमें उपजाऊ और अनुभजाऊ में दोनों प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। उपजाऊ में तो हमने देखा था, उपजाऊ जो मृदा है उसके अंदर हमने दो मिट्टी की बात की, एक तो रेडजिना की बात की है और एक रेगूर मृदा की बात की है। रेगूर जिसको हम काली मिट्टी बोलते हैं, जो काली मिट्टी होती है वो ज्वालामुखी लावा से निर्मित मिट्टी होती है, जिसमें उसका रंग काला होता है, लेकिन स्वतः जुताई की मिट्टी मानी जाती है, जिसको चरणोजम भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु हैं, जो पोटास की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर उपजाऊपन लिए हुए होती है। यहाँ पे अनउपजाऊ मृदा भी होती है, अनउपजाऊ मृदा जिसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है, लवणता, और पीट मृदा, लवणीय और पीट जो मृदा होती है, लवणीय तो वो होती है जो समुद्री क्षेत्रों के सहारे अगर वो क्षेत्र है तो वहाँ पर लवणता के जो तत्व होते हैं वो हवा पानी के द्वारा उन क्षेत्र में मिल जाते हैं, उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी लवणीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अगर पीट मृदा है तो दलदली जहाँ पर क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज्वार या पीट प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, ठीक। यहाँ पर यह मिट्टी होती है वो तो अनउपजाऊ मिट्टी होती है, जबकि रेडजिना और रेगूर प्रकार की मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टियों के बाद में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होती है अप्रादेशिक प्रकार की मिट्टी या अपार्श्विक प्रकार की मिट्टी। ये अंतःकटिबंधीय प्रकार की मिट्टी हो गई। इसके बाद किसकी चर्चा करेंगे? इसके बाद में मिट्टी है अपार्श्विक या अप्रादेशिक प्रकार की मिट्टी। अप्रादेशिक इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर इसका मूल पदार्थ होता है वो तो कहीं अन्यत्र होता है, और जो मिट्टी का बिखराव या मिट्टी की परत होती है वो कहीं दूसरे स्थान पर देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर नदियों के द्वारा जो पानी बहता है नदियों के माध्यम से, वहाँ पर उस पानी में चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो टूट करके पर्वतीय क्षेत्रों से उसके साथ में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए उसका महीन रूप होता जाता है, शैल चूर्ण में वो बदलती जाती है। फिर आगे जाकर के उसका इतना महीन रूप हो जाता है कि वो पानी के साथ इतना घुल जाता है कि वो घुल करके पानी के साथ ही बहना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे उसके नदी के जो तट होते हैं, तटबंध होते हैं, उसके किनारे होते हैं, उन किनारों पे वो कण हैं वो धीरे धीरे छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। आगे जाकर के जब नदी का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर ढाल नहीं होता, केवल मैदान में ही नदी बहती है। मैदान में नदी बहने के कारण उसका जो वेग होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण अब नदी के पानी में जो मलबा होता है उसका जो भार होता है उसको सहन नहीं कर पाता वो पानी, और वो नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है, उसका निक्षेपण होना स्टार्ट हो जाता है। वो निक्षेपण जहाँ पर होना स्टार्ट हो गया, इसका मान लो कि वहाँ पर उस मिट्टी का जमाव होना स्टार्ट हो गया। जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहीं पर पूरे मलबे को वहीं पर छोड़ देती है, बाकी पानी शुद्ध रूप में समुद्र में जाकर के मिल जाता है। उन तटवर्ती क्षेत्रों में ये प्रादेशिक प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में प्राकृतिक कारकों का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, जिसमें नदी कह सकते हैं, जिसमें वायु कह सकते हैं, जिसमें हिमनद कह सकते हैं, हिमनद। इन प्राकृतिक कारकों के कारण, जिसमें सागरीय तरंग भी बोल सकते हैं हम, सागरीय लहरें, इनके कारण मिट्टी का जमाव होता है।
यहाँ जैसे वायु की बात करें तो वायु जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से कोई वायु आई है, ये वायु यहाँ से आकर के इन पर्वतीय क्षेत्रों से टकराएगी, टकराने के कारण इससे घर्षण करेगी, घर्षण करने के बाद में इससे जो कण हैं वो इस वायु में मिल करके उड़ जाएंगे, उड़ करके कहीं अन्यतर स्थान पर ये वायु है वो धीमे पड़ने पर इस मिट्टी का जमाव यहाँ पे कर देगी। जैसे लोयस मृदा है, लोयस मृदा जो है यहाँ पे जैसे चीन की बात करें तो चीन में लोयस का पठार है जहाँ पे पीली मिट्टी है, इसका रंग कैसा है, पीला, लेकिन वहाँ पे कोई पीले रंग की कोई चट्टान ही नहीं है। वो पीले रंग की मिट्टी आई कहाँ से, तो वो आई है फ्रांस से। जो फ्रांस वाला क्षेत्र है वहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ वाले जो क्षेत्र है पछुआ पवनों के द्वारा वहाँ के पठारी भाग से वो कण उड़ करके कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं यहाँ पर। जैसे ये फ्रांस वाला क्षेत्र है, यहाँ से वो पछुआ पवनें इन कणों को ले जा करके और यहाँ पर इस चीन वाले क्षेत्र के पास में लोयस के पठार वाले क्षेत्र में यहाँ जमाव कर देती है, जिसके कारण यहाँ लोयस की मृदा है। ठीक है, तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं जो प्राकृतिक कारक का रूप लेती है। ठीक है, तो वायु यानी पवनें जो होती है, हवा जो होती है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान में मिट्टी का जमाव करती हैं, जबकि इसका मूल चट्टानी पदार्थ तो कहाँ है, फ्रांस वाले क्षेत्रों में, जबकि इस मिट्टी का निक्षेपण कहाँ पर हुआ, इस प्रकार के क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो हमारे भारत के संदर्भ में ही बात कर लें तो हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के जो चट्टानी भाग है वहाँ से गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं या उनकी सहायक नदियाँ जिसमें घाघरा है, गंडक है, रामगंगा है, गोमती, महानंदा जो नदियाँ हैं, काली, कोसी नदी है, तो वो नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो आकर के हिमालय के जो चट्टानी पदार्थ हैं वो ला करके इस नदी में मिला देती हैं। नदी का वेग तीव्र होता है जिसके कारण वो बड़े कण महीन कणों में बदलते जाती हैं। ठीक है, आगे जाकर के ऐसा समय आता है कि नदी का वेग कम होता है, जिसमें हम बांग्लादेश की बात कर सकते हैं या हुगली वाला जो क्षेत्र इसका नाला अलग होता है वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इनके किनारों पे भी उस मिट्टी का जमाव होता है और जहाँ ये डेल्टा बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पे भी उस मिट्टी को छोड़ती है, तो वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। तो नदियाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, हवा जो होती है वो लोयस मिट्टी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे सागरीय जो मिट्टी होती है, जो दलदली पेट प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे मानो यहाँ पे समुद्र है, ये भारत वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे समुद्र, यहाँ पे समुद्र में लहरें आती हैं, पानी में लहरें आती हैं, ये अपने साथ में जो इसके जो यहाँ पर नदियों द्वारा मलबा ला करके गिराया गया समुद्र में, उनको ये लहरें मिला करके वापस तट पर लेके आती हैं, तट से टकराती हैं तो यहाँ पे पानी आता है। आपने कभी बीच देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा कि जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे समुद्र का पानी वहाँ उस किनारे पे आता है, बीच पे आता है, तो यहाँ पे उसके साथ में जो मलबा होता है वो आता तो है इसके साथ में, लेकिन वापस नहीं जा पाता क्योंकि पानी वापस चला जाता है, वो मलबा उस किनारे पे जमा हो जाता है। तो वहाँ किनारे पे आपको एक अलग प्रकार की ही मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो मिट्टी कहाँ की है, समुद्री क्षेत्र की। वहाँ पे लोकल एरिया में इस प्रकार की मिट्टी नहीं है, जबकि वो समुद्री एरिया है। जैसे ये समुद्र है यहाँ पे भरा हुआ, यहाँ पर ये इसका किनारा है, ये बीच है इसका, तो यहाँ पे चट्टानी भाग है वो तो अलग है, लेकिन यहाँ से जो यहाँ पे लहरें आई समुद्र की पानी की, वो लहरें अपने साथ मिट्टी लेकर के आई यहाँ तक और यहाँ पर आकर के इस मिट्टी को छोड़ दिया, बाकी वो पानी वापस समुद्र में चला गया। तो ये मिट्टी का यहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया। तो ये मिट्टी कौन सी हो गई, सागरीय मिट्टी हो गई। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो अप्रादेशिक प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, जो कि उपजाऊ लिए होते हैं। ये मिट्टी जो होती है वो उपजाऊपन लिए हुए होती है, जिसमें हम जलोढ़ की बात कर सकते हैं, हिमानी की बात कर सकते हैं, सागरी की बात कर सकते हैं, लोयस मिट्टी की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अप्रादेशिक प्रकार की मिट्टी की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद में ये एक अमेरिका का जो संघ है, जो भूगर्भीय जो सर्वेक्षण है, उन्होंने जो उच्च प्रकार के जो मिट्टियाँ, सभी मिट्टियों को एक उच्चतम वर्गों में बांटा है। उस संघ का नाम है यहाँ पे CSCS। क्या नाम है इसका, CSCS। इसका नाम है कंपेंसिव सोयल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस संघ के द्वारा
यहाँ पे CSCS के अनुसार एक मृदा का वर्गीकरण किया गया, जिसमें समस्त विश्व को, पूरे विश्व को इन्होंने एक कर करके और उसके अंदर यहाँ पर सभी मृदाओं का उच्चतम जो वर्ग होता है उनको शामिल करके इन्होंने पूरे विश्व में 11 प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किया, जिसमें अमेरिका का प्रमुख हाथ है। इसमें इन्होंने ये 11 मिट्टियाँ जो ली थी, इसमें उन्होंने एक आधार माना, जिसमें एक तो मृदा का संगठन है। इसमें आधार किसको माना इसने? एक तो मृदा का संगठन, मृदा का संगठन। दूसरा इसने आधार माना, वो माना कि यहाँ पर जो क्षेत्र है जिसके लाक्षणिक जो शस्त्र हैं, लाक्षणिक जितने भी शस्त्र होते हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति, इनका दूसरा प्रमुख आधार रहा है। कौन सा है? जो लाक्षणिक, जो लक्षण हैं शस्त्रों के, जो हमने परिच्छेदिका में पढ़े हैं, उनके लक्षणों की उपस्थिति व अनुपस्थिति को इन्होंने शामिल किया है। ठीक है। तीसरा जो प्रमुख इन्होंने आधार माना, वो आधार माना इन्होंने मृदा परिच्छेदिका के जो शस्त्र हैं उनका जो समान अंशों में विकास होना चाहिए, यानी कि जो मृदा परिच्छेदिका के जो शस्त्र का समय के अनुसार या समान अंशों में इसका विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए? मृदा परिच्छेदिका का, मृदा परिच्छेदिका का समान अंशों में विकास, समान अंशों में विकास। और चौथा जो कारक माना इन्होंने, आधार माना, वो माना यहाँ पे अपक्षय व निक्षालन। निक्षालन का मतलब लीचिंग प्रोसेस, नीचे जाने वाली, और अपक्षय का मतलब अपने स्थान पे टूटने फूटने की क्रिया। यानी इन मृदाओं का 4 प्रमुख आधार माना। वो माना मृदा का संगठन माना, लाक्षणिक शस्त्रों उपस्थिति और अनुपस्थिति माना है, मृदा परिच्छेदिका का समान अंशों में विकास माना है, और अपक्षय व निक्षालन की क्रिया माना है। इन्होंने वो 11 जो प्रकार लिए हैं 11 प्रकारों में इन्होंने विभाजित किया। इनको आधार मान करके इन्होंने 11 प्रकार कौन से लिए हैं? पहला जो प्रकार लिया इन्होंने एंटीसोल लिया। कौन सा लिया? एंटीसोल। दूसरा जो प्रकार लिया इन्होंने यहाँ पे हिस्टोसोल लिया, हिस्टोसोल। तीसरा लिया इन्होंने वर्टिसोल, वर्टिसोल। चौथा प्रकार बताया इन्होंने इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल। ठीक है। और 5वां जो प्रकार बताया इन्होंने यहाँ पे मोलिसोल, मोलिसोल। छठा एर्डिसोल, एर्डिसोल। 7वां लिया इन्होंने अल्फिसोल, अल्फिसोल। और 8वां जो प्रकार लिया इन्होंने, वो 8वां प्रकार लिया यहाँ पे स्पोडोसोल, स्पोडोसोल। 9वां अल्टीसोल, अल्टीसोल। और 10वां जो प्रकार लिया इन्होंने ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल। और 11वां जो प्रकार है वो है एंडीसोल, एंडीसोल। ये 11 प्रकार इन्होंने बताए हैं। कौन किसने बताए? CSCS, कंप्रेहेंसिव यहाँ पे सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने यहाँ पे 11 प्रकारों को विभाजित किया है पूरे विश्व की मिट्टियों को। जितनी भी मृदाएं हैं विश्व में उनको 11 रूपों में ही विभाजित किया, जिसमें सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो एंटीसोल की बात करेंगे, यहाँ पे हिस्टोसोल की बात करेंगे, वर्टिसोल की बात करेंगे, इंसेप्टिसोल की बात करेंगे, मोलिसोल, एर्डिसोल, अल्फिसोल, स्पोडोसोल, एल्टी, ऑक्सी और एंडी। इस 11 प्रकार की मिट्टियों की हम चर्चाएं करेंगे। आप इसको एक दृष्टि में याद करने की कोशिश करना कि एंटीसोल, हिस्टोसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, मोलिसोल, एर्डिसोल, अल्फिसोल, यहाँ पे स्पोडो, एल्टी, ऑक्सी और एंडी। ठीक है, इनको आप ध्यान में करके इसको याद करने की कोशिश करना। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।